हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने तैयारी अपनी अच्छे से कर ली होगी और अभी लास्ट समय जो भी 2 से 3 दिन बचे हैं, करंट अफेयर जितना फ़ोकस कर सकते हैं करंट अफेयर पढ़िए, रिवीजन करिए। और देखिए, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि जो मिसलेनियस वाले वीडियो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी के वगैरह, वो सब जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के जो भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे और ऐसा नहीं है कि आप लोग ये पढ़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन यह वीडियो अपलोड करने का बस यही मतलब है कि लास्ट समय पे आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दिया जाए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, और वैसे भी फैक्ट ज़्यादातर भूलते हैं, तो आप लोगों को एक बार याद हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आप लोग जो है ये पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता नहीं किन किन सोर्सों से इसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये सारे फैक्ट जो हैं आपको लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे और मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें प्राचीन भारत से रिलेटेड ए टू जेड जो भी फैक्ट हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। और इसी तरह जो है आपका मध्यकालीन और आधुनिक भारत के भी जो फैक्ट हैं वो वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है, वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके साथ साथ ज्योग्राफी के भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसे देखिए और यहाँ से मानकर चलिए कि ये पूरी हिस्ट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा भले हो जाए, ठीक है। और आप लोग जब एग्जाम दे करके आएंगे तो फिर एक बार इसको मिलाइएगा, एक बार देखिएगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस यहाँ से फंसे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड जैसे बताया जा रहा है कि ए टू जेड सारे जो फैक्ट हैं वो सब रिकॉल कराया जाएगा, जो आप लोग मतलब पढ़े हैं। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं भूल रहे होंगे, वो फिर से आप लोगों के जहन में, दिमाग में आ जाएगा। और काम करते समय अभी जब भी मौका मिले आप लोग इसे ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी गड़बड़ लगे क्योंकि गला सही नहीं है, तो आवाज़ क्लियर हो सकता ना आए, आप लोग उसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अगर इस स्रोत की हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में जैसे अभिलेख, स्मारक हो गए, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला और मुहर, इससे हमें उनके बारे में प्राप्त होती है जानकारी। और साहित्यिक के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, ठीक है। इसमें अगर हम पहले विदेशी साहित्यों की बात करें तो इसमें जैसे यूनानी लेखक और रोम के लेखक जैसे मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, निर्याकस, अरिस्टोबुलस, इनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उससे जानकारी प्राप्त होती है। बाकी चीनी लेखक, इसमें देखिए ये सज्जी यूनान के हैं और ये जो है पूरे चीन के हैं, ठीक है। तो जैसे फायान हो गया, ह्वेनसांग, इत्से, ये सब चीन के हैं। और संगम साहित्य के जो अरबी लेखक है जैसे अल मसूदी, अल बरूनी, और उसके साथ साथ जो है मार्को पोलो, इब्न बतूता, इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, ठीक। और अब जो है अगर हम इसमें भारतीय साहित्यों की बात करें तो भारतीय साहित्यों को जो बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य, तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। जिसमें अगर हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कल्हड़ की राजतरंगणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक, बाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी, इससे जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ जो संगम साहित्य है, तिरुकुरल, सिलप्पादिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, इससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक। अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, मिलिंद हो, बुद्ध चरित और दिव्यावतार। देखिए यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन बौद्ध साहित्य है, कौन जैन साहित्य, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे जो है बौद्ध साहित्य है, ठीक। जौन साहित्य की अगर बात करें तो आपका परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये सभी जैन साहित्य हैं, ठीक। और अगर ब्राह्मण साहित्यों की बात करें, ब्राह्मण साहित्य में इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये सभी जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और इसमें अगर वेद की बात करें तो आप सब लोगों को पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कौशितकी और गोपथ, ठीक। आरण्यकों की बात करें तो तैतरीय, मैत्रायणी और ऐतरेय, ये सभी आपके आरण्यक है। उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वही सब दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर वेदांगों की बात करें तो आप लोगों को पता है कि वेदांगों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक। ये पूछ लेता सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे करके कि कौन इसमें से वेदांग नहीं है, ठीक। बाकी उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। देखिए ये जो उपवेद हैं, ये जो आपके वेद दिए गए हैं इसी के पार्ट हैं, ठीक है। जैसे आयुर्वेद किसका उपवेद है तो ऋग्वेद का है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। डिटेल सब जो फैक्ट है वो सब आपको आगे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बस समरी है। बाकी अगर षड दर्शन की बात करें तो इसमें जैसे सांख्य दर्शन हो गया, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन सब के रचयिता भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और कौन किसका पार्ट है ये सब कुछ जो है आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक। बाकी अगर महाकाव्यों की बात करें तो इसमें रामायण आएगा, महाभारत आएगा। अगर पुराणों की बात करें
तो उसके अंतर्गत विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण इसकी चर्चा की गई है। ठीक, स्मृतियों में मनुस्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य हो गया। ठीक, ये सबसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आगे अगर हम और चलें तो इसमें देखिए, जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी, यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैतरीय है। देखिए आप क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, 2020 या 21 में क्वेश्चन पूछा था यजुर्वेद का कि दे करके कि कौन यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कहीं से बन सकता है, तो यह फ्लो फैक्ट जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और सामवेद की अगर हम बात करें, इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस और षडवीस या सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद का बस एक ही ब्राह्मण ग्रंथ और वो है गोपथ। ठीक, और इसके बाद अगर हम जो प्रमुख साहित्य और उसकी रचनाएं हैं, जैसे अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, और इसमें ये क्या है? पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। और मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखदत्त ने की है, इसमें मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य है, और यह जो महाभाष्य है यह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक क्या है? टीका है। ठीक है, टीका मतलब यह इसके एक आधार बना करके लिखा गया है। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि के, और इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है किससे? पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, उसके साथ साथ सोमदेव, इनके द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई थी, और इससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी की रचना की थी, और इससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, और इससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कामंदक ने नीतिसार की रचना की थी, जिससे गुप्त काल के राजतंत्र पर, गुप्त काल के जो राजतंत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी, जिससे शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो मुख्यतः जो उस समय आपका अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र और जो विदिशा की राजकुमारी थी, क्या कहते हैं, मालविका, इनके प्रेम की कहानी है। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि लव स्टोरी है। ठीक है, और शूद्रक, इनकी क्या है? मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, और यह गुप्त काल के बारे में जो है इससे पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, और हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी, और यह हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें उसके साथ साथ संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी, और इससे बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए रामचरितमानस वो किसी और की है, किसकी है? रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की है, लेकिन बाकर अगर हम रामचरित की बात करें तो ये संध्याकर नंदी की है। ठीक है, और चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और राज तरंगड़ी की रचना कल्हड़ ने की थी, और इससे कश्मीर के राजवंश की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, आगे अगर हम देखें, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई की गई थी और जो जगहों का खोज किया गया था, कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये भी अगर हम देख लें। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, 1921 में दयानंद साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी जिला है यहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और यह सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? लरकाना जिला, ये भी पाकिस्तान में ही है। चनौदड़ो की बात करें, यह भी सिंधु नदी के तट पर है, 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी, ये भी सिंध प्रांत में है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खोज की थी, और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ वाले जिले में स्थित है। कोटद्दजी, ये भी सिंधु नदी के तट पर है, और 1955 में फजल अहमद खान द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर की बात करें, यह जो है भातर नदी के तट पर है, 1954 में इसकी खोज की गई थी एस आर राव द्वारा, और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर 1953 में खोज की गई थी, जगदत्त शर्मा ने की थी, और यह पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, एस आर राव ने 1955 में इसकी खोज की थी, और गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है, इसकी खोज किए थे जगदत्त शर्मा ने 1958 में, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुतका गेंडोर की बात करें तो यह दास्क नदी के तट पर है, और इसकी खोज की गई थी 1937 में। और अर्नेज जो स्टाइन है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनावली जो है यह सरस्वती नदी के तट पर 1973 में इसकी खोज आर एस बिष्ट ने की थी, और यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। धौलावीरा की खोज 1967 में। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें जेपी जोशी ने, और दूसरी बात आर एस बिष्ट ने की थी, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह जो है सैन्य सभ्यता के कुछ जो स्थल हैं, और उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, कहाँ पे स्थित है, इसको हम लोगों ने देख लिया। आगे अगर और बढ़ें तो देखिए, जैसे इसके उत्थान की बात है ना, तो वैसे सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसको भी लेकर के बहुत से जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपना मत दिया था। जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह बाह्य आर्यों के आक्रमण से हुआ था। जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके ने कहा था कि बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। आर एल स्टाइल और अमलानंद घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। एम आर साहनी ने कहा था
कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो भूतात्विक परिवर्तन जल प्लावन के कारण हुआ था। जॉन मार्शल ने कहा था प्रशासनिक शिथिलता के कारण, और केजू आर केनेडी ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा मलेरिया आदि के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक। और आगे देखिए, देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं, ऋग्वैदिक काल में उस समय नदियों को क्या कहा जाता था और वर्तमान समय में उन नदियों का क्या नाम है। जैसे परुषड़ी, वर्त अभी जो परुषड़ी है इसे प्राचीन काल में रावी नदी के नाम से जाना जाता, सतलज नदी को सतुद्री के नाम से, चेनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता, झेलम को बितस्ता के नाम से जाना जाता था, जो आपका ब्यास है इसे बिपाशा के नाम से जाना जाता था, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभा के नाम से, गंडक को सादानीरा और कुर्रम को कुमु, इंडस को सिंधु के नाम से जाना जाता था क्यों प्राचीन काल में। ठीक। इसके बाद अगर आगे और चढ़े हम तो देखिए यह कुछ है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जैसे प्राचीन काल में उर्वरा को, वर्तमान समय जो उपजाऊ भूमि थी उसे प्राचीन काल में उर्वरा कहा जाता था। हल जो है इसके लिए लांगल और सिर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। बैल के लिए वृक, गोबर की जो खाद होती थी उसे प्राचीन काल में करीस या फिर सकृत कहा जाता था। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मतलब जितने फैक्ट हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड सारे फैक्ट A to Z आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आप लोगों ने जो भी रिवीजन किया वो बहुत है। अब करंट पे फोकस करिए, बाकी टाइम निकाल करके वीडियो अगर आप लोगों को लगे कि सही है तो फिर देख लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप देखते हैं तो मान करके चलिए कि हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही इससे देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। बाकी जो हल की बनी नालियाँ हैं उनको प्राचीन काल में सीता कहा जाता था। कूप या कुआं जो होता है उसे प्राचीन काल में अवल कहा जाता था। हलवाहा को किवास, बादल को पर्जन्य, अनाज मापने वाले जो पात्र होते थे उसको प्राचीन काल में उर्दर कहा जाता था। बढ़ई को कहा जाता था तक्षण, और वैद्य को भीषज कहा जाता था। ऋण लेने व बलि जो होता था उसको कुसीद कहा जाता था। ठीक है। ऋण लेने व बलि देने की जो प्रथा होती थी कुसीद। बैलगाड़ी को कहा जाता प्राचीन काल में अनस, अनस कहा जाता था। ठीक है। ये देखिए इतने ब्राह्मण में वर्ण जो शासन व्यवस्था है उसकी अगर हम बात करें, जैसे पूर्व में जो क्षेत्र था, जैसे पूर्व क्षेत्र को वहाँ के शासन जो होता था उसे साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है। और वहाँ के जो शासक है सम्राट की उपाधि धारण करते थे। पश्चिम में इसे स्वराज कहा जाता था और यहाँ के शासक स्वराट की उपाधि धारण करते थे। उत्तर में इसे वैराज्य कहा जाता था और यहाँ के जो शासक है विराट की उपाधि धारण करते थे। दक्षिण में इसे भोज्य कहा जाता था और यहाँ के शासक भोज की उपाधि धारण करते थे। मध्य देश में इसे राज्य कहा जाता था और यहाँ के शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। ठीक है। देखिए कुछ वेद हैं और उसकी पुरोहित, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक। ये सब आप लोगों को पता है, बस एक बार रिकॉल कराने के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। ये देखिए कुछ प्रमुख दर्शन है और उनके प्रवर्तक, जैसे चार्वाक दर्शन, इसका प्रवर्तक चार्वाक ने किया था। और योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि द्वारा किया गया था, या न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया था। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा का बादरायण ने, और वैशेषिक का कड़ात या इन्हें उल्लूक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक, इसको भी देख लीजिए एक बार। जैसे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। अजितनाथ का गज था, संभवनाथ का अश्व, ये सभी क्रम से हैं। ठीक है। अभिनंदन नाथ का था कपि, सुमतिनाथ का क्रौच, पद्म प्रभु का पद्म था। उसके साथ साथ आपका जो सुपार्श्वनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्र था। सुविधिनाथ का मकर था, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ का था गैंडा, वसुपूज्य का था महिषी। ठीक है। और विमलनाथ का जो प्रतीक है वो वराह था। अनंतनाथ का शेन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग, कुथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन, और मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का सकलश, मुनि सुव्रत का कुर्म, नेमिनाथ का नीलोत्पल, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफल और महावीर का सिंह था। नेक्स्ट देखिए यह कुछ जैन संगीतियाँ, जैसे 2 संगीतियाँ जैन संगीति हुई है, कहाँ हुई है, किसके समय में हुई है। ठीक। ये हम देखते देखिए प्रथम जैन संगीति जो है यह 322 ईसा पूर्व, कुछ स्त्रोतों में 300 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। यह पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। और इसी में जो है 12 अंगों का संकलन किया गया था। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था इसी में। ठीक है। इसी में जो है जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दूसरी जैन संगीति है यह वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवार्धीश श्रमाश्रमण ने की थी और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए
इसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व जो अन्य धार्मिक आंदोलन थे, ये सभी धार्मिक आंदोलन जो है बुद्ध के जन्म के पहले के हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आजीवक संप्रदाय जो भाग्यवादी दर्शन है, इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी जिसे भौतिकवादी कहा जाता है, इसके संस्थापक अजीत केश कंबलिन थे। नित्यवादी के प्रतिपादक या संस्थापक पगुद कात्यायन थे। संदेहवादी जिसे अज्ञेयवादी या फिर अनिश्चयवादी कहा जाता है, इसके जो प्रतिपादक है संजय बेटलीपुत्र थे, ठीक है। देखिए इसमें जो है हम जो आपके ये बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं चारों, उसमें अगर हम बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी सप्तपदी गुफा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पीटक और बिना पीटक में अलग अलग संकलित किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पीटक और बिना पीटक की क्या किया गया था, जोड़ा गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी, कब, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसमें भिक्षुओं में, बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ गया था, महाअस्थाविर और महासंघिक, दो भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति है, यह हुआ था पाटलिपुत्र में, कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक के समय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोगालीपुत्र तीर्थ ने। और इसमें जो है तीसरा पीटक जो अभिधम्म पीटक है उसे जोड़ा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, ठीक, और लगभग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने की थी, ठीक है, वसुमित्र ने की थी। और इसमें जो है हीनयान, इसमें जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में दो भागों में विभाजित हो गया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कुछ संप्रदाय हैं और उसके आचार्य दिए गए, ठीक है। ये देखिए जैसे वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। इसका जो मत है वैष्णव संप्रदाय का वो है विशिष्टाद्वैतवाद। और इसके जो आचार्य हैं रामानुजाचार्य हैं, और यह 12वीं शताब्दी में के हैं, ठीक है। देखिए यह एक बार जो है क्रम से लगाने के लिए पूछा था, ठीक है। बाकी ब्रह्म संप्रदाय जो है इसका मत है द्वैतवाद, और इसके जो आचार्य हैं माधवाचार्य हैं, और यह 13वीं शताब्दी के हैं। सनक संप्रदाय यह द्वैताद्वैतवाद है, ठीक है। और इसके जो आचार्य हैं निम्बार्काचार्य हैं, और ये भी 13वीं शताब्दी के हैं। रुद्र संप्रदाय यह शुद्धाद्वैतवाद है, और इसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य, और यह 15वीं 16वीं शताब्दी के माने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशोक द्वारा भेजे गए जो धर्म प्रचार करने के लिए जो लोगों को भेजा गया था, तो किस जगह पे किसे धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था उसे अगर हम देखें तो महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। महारक्षित को यवन देश भेजा गया था। मज्जिम को हिमालयवर्ती देश भेजा गया था। महादेव को माहिस मंडल अर्थात मैसूर वर्तमान कर्नाटक वाला क्षेत्र यहाँ भेजा गया था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था। सोन और उत्तरा इनको सुवर्ण भूमि भेजा गया था। और मध्यांतिक को कश्मीर गांधार वाले क्षेत्र में भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह अशोक के कुछ शिलालेख हैं, और कौन सा शिलालेख कहाँ पे है उसकी अगर हम बात करें, शाहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान के पेशावर जिला में स्थित है। मनसेहरा पाकिस्तान के हजारा में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। गिरनार यह गुजरात के जूनागढ़ में है। धौली उड़ीसा के पुरी में। ये सभी अशोक के शिलालेख हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र के थाड़े में है। मास्की कर्नाटक के रायचूर में है। उसके साथ साथ गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश के दतिया में है। और ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के मैसूर में है। सॉरी, देखिए भाबरू जो है राजस्थान के बैराट में है। हरौराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। जटिंग रामेश्वर जो है कर्नाटक में है। सासाराम बिहार में। और राजूल मंडगिरी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गोवी मठ कर्नाटक के मैसूर में है। और एरगुड़ी शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश के करनूल में है। और सारोमारो शिलालेख मध्य प्रदेश में है। निट्टूर शिलालेख कर्नाटक में है। उदयगोलम बेल्लारी में है। और देखिए निट्टूर हो गया, इदोगोलम हो गया, यहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। सन्नाती या आपके कर्नाटक में है, ठीक है। और देखिए बाकी जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें किसकी चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे अशोक के जो 14 अभिलेख हैं ना, 13 जो अभिलेख हैं उसमें कौन सी बात बोली गई है उसकी बात करें। जैसे इसके पहले वाले पेपर में नहीं पूछा था ना, 11वें शिलालेख से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो उसी तरह जो है क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। तो फिर इसमें देखिए जैसे पहले शिलालेख, इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है, और इसमें कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, अशोक ने कहा है, ठीक है। जो दूसरा शिलालेख है
इसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी की बात की गई। उसके साथ साथ दूसरे शिलालेख में ही चोल, पांड्य, सातपुत अर्थात केरल पुत्र की चर्चा की गई। जो दक्षिण भारत के 3-4 राज्य हैं उनकी चर्चा दूसरे शिलालेख में ही अशोक ने की है। जो आपका तीसरा शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारी जो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हैं इनको निर्देश देता है कि हर 5वें वर्ष वह उसके साम्राज्य का दौरा करे और देखे कि सब लोग कुशल मंगल से हैं कि नहीं है। ठीक। जो चौथा शिलालेख है इसमें धर्म प्रचार की भेरीनाथ द्वारा धम्मक का उद्घोष करता है। मतलब ये कहता है कि इस अब जो है युद्ध नीति को त्याग करके, मतलब तलवार के बल पर नहीं जीता जाएगा, अब भेरी घोष नहीं होगा बल्कि धम्म घोष होगा। ठीक है, मतलब जो बौद्ध धर्म का जो धम्म है उसके आधार पर शासन किया जाएगा। ठीक, यह चौथे शिलालेख में कहता है। जो इसका 5वां शिलालेख है, अशोक का जो 5वां शिलालेख है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, धम्म महामात्र जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, उसके साम्राज्य में घूम घूम कर बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे। और इसमें मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। जो अशोक का छठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और इसमें कहा गया है, छठे शिलालेख में ही कहा गया है कि याम जनता जब चाहे तब राजा से मिल सकती है। मतलब उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब ये नहीं कि मतलब 12 बजे रात में जाकर के मिल ले, मतलब ये है कि टाइम होना चाहिए, जब चाहे वो मिल सकती है। ठीक है, छठे शिलालेख में ही कहा गया। और जो 7वां शिलालेख है इसी में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। 7वें शिलालेख में अशोक का जो 8वां शिलालेख है इसमें सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक जो अपने साम्राज्य में भ्रमण करता है उसका उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। और बोध गया में जो अशोक ने भ्रमण किया था इसका उल्लेख भी 8वें शिलालेख में ही मिलता है। जो आपका 9वां शिलालेख है इसमें धम्म समारोह की चर्चा की गई है। और इसी में अशोक कहता है कि सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख इसमें मिलता है। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचें। जो राजा हैं और उच्च अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा का हित कैसे हो उस बारे में विचार विमर्श करें। ठीक है, और इसमें गौरव की निंदा की गई है। जो ख्याति होता है, जो नहीं कि मतलब जो एक बड़े सज वो हैं धनवान हैं उन सब की निंदा की गई है। ठीक है, बाकी जो मतलब दिखावा आडंबर होता है उसकी निंदा की गई है। और इसी में धम्म नीति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, बताया गया है 10वें शिलालेख में कि धम्म नीति ही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। 11वां शिलालेख इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई। देखिए यही आया था। ठीक है, इसमें आया था कि धम्म नीति की व्याख्या किस शिलालेख में की गई, याद रखिएगा। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई। हो सकता है कि अगर बने क्वेश्चन तो इस बार किसी और शिलालेख से बन जाए। जो आपका 12वां शिलालेख है इसमें सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्रों की चर्चा की। इसमें 12वें शिलालेख में अशोक कहता है कि सर्वधर्म संभाव की बात कर, मतलब सभी धर्म जो है समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और इसी में कहता है कि स्त्री जो महामाते हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। 13वें शिलालेख में आप लोगों को पता ही है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने कहा है कि जनता जो है वो धार्मिक जीवन बिताए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक की जो प्रांत है, अशोक के समय में इसने अपने प्रांतों को 5 भागों में बांटा था अशोक ने। और वो कौन कौन थे? उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, यह अशोक ने अपने प्रांतों को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ तीर्थ हैं और उससे संबंधित विभाग है। जैसे पुरोहित जो था वह प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री का होता था। प्रशासता या राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी को प्रशासता कहा जाता था। युद्ध विभाग का जो मंत्री था उसे सेनापति कहा जाता था। ठीक है, राजा के उत्तराधिकारी को युवराज, राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। और राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था उसे कहा जाता था सन्निधाता। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। सेना का संचालन या फिर नगर रक्षा का जो अध्यक्ष करता था वो नायक कहलाता था। उद्योग और कारखाने का जो प्रधान निरीक्षक होता था उसको कर्मातिक कहा जाता था। ठीक है, सेना की सामग्री जुटाने वाले प्रमुख अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक कहते थे। नगर के प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल जो था उसको नगरक कहा जाता था। ठीक है, नगरक। और राजकीय दुर्ग का जो रक्षक करता था उसको दुर्गपाल कहते थे। सीमावर्ती दुर्ग का जो रक्षक था उसको अंतपाल कहते थे। देखिए, राज्य का जो दुर्ग था उसका रक्षा दुर्गपाल कहता था और सीमा जहाँ समाप्त होती थी उसकी रक्षा जो करता था वो अंतपाल कहलाता था। ठीक है, राजमहल की देख लीजिए, जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अंतपाल है मतलब जहाँ समाप्त होगा वो वहाँ उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, और राजमहल की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसको दैवारिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना के प्रधान अधिकारी को अंतर्वेशिक कहा जाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को मंत्री परिषदाध्यक्ष, वन विभाग के अधिकारियों को आर्टविक कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह जो है कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं और उससे संबंधित मतलब किस विभाग के
किस विभाग का कौन अध्यक्ष होता था उसकी अगर हम बात करें, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पांड्याध्यक्ष कहा जाता था, मापतौल के अधिकारी को पौतवा अध्यक्ष, बूचड़खाने के अध्यक्ष को सूना अध्यक्ष, शराब और मदिरा के अध्यक्ष को सूरा अध्यक्ष, ठीक है सूरा, वन और उसकी संपदा का जो निरीक्षण करता था उसे कुप्य अध्यक्ष कहा जाता था, कताई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष था उसको सूत्राध्यक्ष कहा जाता था, धातु विभाग के अध्यक्ष को लोहा अध्यक्ष, टकसाल के अध्यक्ष को लछड़ा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था मुद्राध्यक्ष, जहाजरानी विभाग के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था, चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष, महालेखाकार को और जो अक्षपटलाध्यक्ष है यह महालेखाकार को कहा जाता था। ठीक है, बाकी बंदरगाहों का जो अध्यक्ष बंदरगाहों की जो देख रेख करता था वो पतनाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, चुंगी और शुल्क विभाग के अधिकारी को शुल्काध्यक्ष और धार्मिक संस्थान के जो अध्यक्ष वो देवताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह कर से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं प्राचीन काल से। जैसे राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था, उपज के हिस्से को भाग कहा जाता था, आयात कर जो उस समय 20% लगता था इसको प्रवेश्य कर कहा जाता था, निर्यात कर को निष्क्राम्य, आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था, एक प्रकार बलि जो है या एक प्रकार का राजस्व कर था। बाकी अनाज के रूप में न लेकर के जो नगद के रूप में ऋण कर लिया जाता था उसको हिरण्य कहते थे। ठीक है, और राज्य की ओर से सिंचाई का जो प्रबंध किया जाता था उसके लिए भी कर लगाया जाता था और उसे सेतुबंद कहा जाता था। ठीक, निःशुल्क श्रम और बेगार इसको विष्टि, जैसे किसी को पकड़ करके उसे निःशुल्क श्रम या बेगार कराया जा रहा है तो उसे विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, यह मौर्यकालीन कुछ साहित्य है। जैसे गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? हाल ने की है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने, चरक संहिता की रचना चरक ने की है, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, सौंदरानंद और बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है और स्वप्न वासवदत्ता की रचना भास ने की है। ठीक है, तो कुछ रचनाएं जो हैं महत्वपूर्ण वो भी, और बाकी सब कुछ जो है आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा। बेसिकली इसमें टोटल फैक्ट ही प्राचीन इतिहास के जितने फैक्ट हैं वो टोटल इसमें समाहित कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े और सारे जो है फैक्ट आप लोगों को एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए गुप्तकालीन जो अधिकारी और उनके जो विभाग थे उसको अगर हम देखें, देखिए ये गुप्त काल के हैं। ऊपर हम लोग जो देख रहे थे वो मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल के थे। ठीक है, और ये गुप्त काल के हैं। जैसे महाबलाधिकृत जो अधिकारी था यह सेनापति होता था। ठीक है, महादंड नायक न्यायाधीश का कार्य करता था। संधि विग्रहिका जो था यह युद्ध और शांति का मंत्री था। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और विनय स्थिति जो स्थापक है, विनय स्थिति स्थापक यह शिक्षा और धर्म संबंधी विभाग का अधिकारी था। भंडाराधिकृत जो है यह राजकोष का अधिकारी हुआ करता था। और महाछपटलिक जो है यह आपके लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। महाप्रतिहत यह राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था, महाप्रतिहार। नेक्स्ट देखिए, इसमें भूमि के प्रकार हैं और किस भूमि को क्या कहा जाता था। जैसे क्षेत्र, यह खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि थी उसको गुप्त काल में क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको गुप्त काल में खील कहा जाता था। और बिना जोती गई जो जंगली भूमि होती थी उसको गुप्त काल में अप्रहत कहा जाता था। पशुओं के चरने योग्य जो भूमि होती थी उसको गोचर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक। जैसे देखिए ऊपर हम लोग देखें ना तो बताया गया कि आगे सब जो है जिसकी रचना जिसने की है सब डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। देखिए साक्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने की थी, न्याय दर्शन के गौतम ने, ठीक, योग के पतंजलि ने, वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद या उलूक ने की थी, पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी और उत्तर मीमांसा की बादरायण ने की थी। ठीक, और नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जो है ये सभी मंदिर जो है ना ये सभी मंदिर गुप्तकालीन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये सब जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर यह सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह झांसी उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कुछ गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं हैं और किसकी रचना किसके द्वारा की गई है यह देख लीजिए। जैसे ऋतु संहार की रचना की है कालिदास ने, मेघदूतम की रचना भी कालिदास ने की थी, कुमार संभवम की रचना भी कालिदास ने की थी, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमोवशीयम कालिदास, विक्रमो
विक्रमोर्वशीयम की रचना कालिदास ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने और देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी विशाख दत्त ने की थी। ठीक, स्वप्नवास वदत्ता की रचना भास ने की थी। चारुदत्त और अरुभंग इसकी रचना भी भास ने ही की थी। किसकी की थी? स्वप्नवास वदत्ता, चारुदत्त और अरुभंग इसकी रचना भास ने की थी। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित हो गया और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। बृहत संहिता की रचना वाराहमिहिर ने की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका इन दोनों की रचना वाराहमिहिर ने की थी। ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी ब्रह्मगुप्त ने। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन ने की थी। पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, नीतिसार की जो रचना है यह कामंदक द्वारा की गई थी। नीतिसार की रचना की थी कामंदक ने। नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। चरक संहिता की रचना चरक ने। मृच्छकटिकम की शूद्रक ने। योगाचार की अशंग ने। ठीक है, देखिए मृच्छकटिकम जो है इसे मिट्टी की गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर जो है क्वेश्चंस कैसे हुए, मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और इसमें हम लोग संगम अथवा जो संगम वंश के जो 3 संगम का आयोजन कराया गया था वह संगम काल में, वह कहाँ कराया गया था और किसके समय में कराया गया था। और जैसे देखिए प्रथम संगम अगस्त्य से ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। और तीनों देखिए तीनों संगम का जो आयोजन है वो पांड्य शासकों के संरक्षण में कराया गया था। ठीक है, और प्रथम संगम का आयोजन अगस्त्य से ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में कराया गया था। द्वितीय संगम इसकी भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी और इसका आयोजन किया गया था कपाटपुरम में। तृतीय संगम की अध्यक्षता जो है वह नक्कीरर ने की थी और इसका आयोजन किया गया था मदुरै में। तीनों पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। ठीक, तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। पहला संगम और तीसरा संगम जो है वह मदुरै में हुआ था। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। सबसे अधिक सदस्यों ने पहले संगम में भाग लिया था 549। ठीक, ये याद रखिएगा कुछ फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संगम काल के कुछ प्रमुख जो साहित्य हैं, तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की थी। ठीक है, तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल है जिसे कुरल कहा जाता है, इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की है। आहनानूर की रचना रुद्र शर्मन द्वारा की गई थी। और मरुगर्रुपदा इसकी रचना नक्कीरर ने की थी। सिलप्पादिकारम की रचना इलंगो अडिगल ने की थी। सिलप्पादिकारम की रचना इलिंगो अडिगल ने की थी। मणिमेखला की रचना शीतला सदलार ने की थी। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुतक देवर ने की थी। ठीक है, तो यह कुछ रचनाएं हैं संगम काल की और उसके रचनाकार हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संगम काल के जो प्रमुख नगर हैं वो देख लीजिए, वो नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध थे, यह इंपॉर्टेंट है। और ये सभी नगर संगम काल के हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे उरैयूर की बात करें, उरैयूर चोलों की राजधानी थी और यह सूती कपड़ा का सबसे बड़ा केंद्र था। पुहार की बात करें, यह चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। ठीक है, और यह एक बंदरगाह शहर था। मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। वज्जी या जो करैयूर है यह चेरों की राजधानी थी, वज्जी या करैयूर। और कोरवाई की बात करें, कोरवाई कोरवाई जो है पांड्यों की तटीय राजधानी थी। मुसीरी या फिर मुजिरिसी यह चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था, मुजसिरी या मुजरिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें राजस्व से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। जैसे माँ और वेल्ली, यह भूमि के 2 प्रसिद्ध माप थे। संगम काल में भूमि मापने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता था उसे माँ या फिर वेल्ली कहा जाता है। ठीक है, और बाकी भूमि का जो संगम काल में था, संगम काल में जो भूमिकर था उसको इरय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इरय। और चुंगी और सीमा शुल्क लगता था जो संगम काल में लगाया जाता था उसको उल्गु या फिर सुंगम कहा जाता था। राजा को अदा किए जाने वाला जो कर था संगम काल में उसे कुडमय या पादु कहा जाता था। और जबरन जो वसूला जाने वाला कर था संगम काल में उसे इरादू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इरादू। ठीक, ये सभी संगम काल के राजस्व से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह प्राचीन काल के कुछ प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक हैं। जैसे हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और वैशाली थी। नंद वंश, ये देखिए सब क्रम से हैं। ठीक है, तो अगर क्रम से लगाने के लिए भी पूछ ले तो भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नंद वंश की स्थापना, उसका संस्थापक महापद्मनंद था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग था और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कंड वंश का संस्थापक वासुदेव कंड था और ये
पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश, इसका संस्थापक कुजुल कटफिसस प्रथम था, इसकी राजधानी दो थी, पुरुषपुर जो कि पेशावर में है और दूसरा मथुरा। ठीक। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी भी दो राजधानी थी, थानेश्वर और कन्नौज। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसकी राजधानी थी मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, इसकी राजधानी कन्नौज थी। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, इसकी राजधानी थी राढ़। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव गढ़वाली और इसकी राजधानी जो है कन्नौज थी। चौहान वंश का जो है संस्थापक वासुदेव था और इसकी राजधानी अजमेर थी। और चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, इसकी राजधानी थी खजुराहो। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था, इसकी राजधानी थी पुरी। तो ये जो है प्राचीन भारत के अब तक जितने भी फैक्ट थे स्टार्टिंग से लेकर के पूरे प्राचीन भारत को सामने हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और मुश्किल से 35 मिनट का वीडियो है, 35-36 मिनट का। तो आई होप कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी अगर मदद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को देख ले। और अगर आप चाहते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास उसके जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, युद्ध कब, कौन से युद्ध कब हुए थे और कौन जो आपका इतिहासकार है किसके समय में आया था, ठीक है, या फिर से जो संधि वगैरह की गई थी किसके समय में, कौन सी संधि की गई थी, किसके बीच में की गई थी, या फिर से जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन है या फिर गवर्नर जनरल जो है किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा मेजर डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो ये सब अगर चाहते हैं कि इसका वीडियो भी बनाया जाए तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मेन मकसद क्या है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आप लोगों के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, उस हिसाब से जो है इसके आगे की जो सीरीज़ है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए और जो भी 2-3 दिन बचे हैं कोशिश करिए कि करंट अफेयर पे जितना फोकस कर सकते हैं करंट अफेयर पे फोकस करिए। अब तक आप लोगों ने बहुत, आप लोगों की मानसिक तैयारी अच्छी हो चुकी है और अब बस एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और जितना भी समय बचा है करंट अफेयर और जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उस पर फोकस करिए, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।